हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI 6 हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान 1840 to 1949 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1949। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 1949 के चाइनीज रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस समझनी है। हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बदलाव, सोशल परिवर्तन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इसका असर एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1949 का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC का नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंटांग पर जीत हासिल करना, जिसमें माओ जेडोंग का नेतृत्व था। इस रेवोल्यूशन के बाद 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ। इसने पुरानी साम्राज्यवादी व्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता और फॉरेन डोमिनेशन का अंत किया। ये घटना सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि कोल्ड वॉर के दौरान पूरे विश्व की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी। इस आंसर में हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और इंटरनेशनल लेवल पर इस रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस देखेंगे। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। गृह युद्ध का अंत और एकीकरण। रेवोल्यूशन ने चाइनीज सिविल वॉर खत्म की जो कुओमिंटांग और CPC के बीच चल रही थी। पहली बार देश एक सरकार के नीचे एकजुट हुआ। समाजवादी राज का स्थापना। PRC एक सोशलिस्ट राज्य बना जहां एक पार्टी सिस्टम था। ये पहले के सेमी फ्यूडल और सेमी कॉलोनियल सिस्टम से बिल्कुल अलग था। राष्ट्रीय संप्रभुता का मजबूत होना। नई सरकार ने फॉरेन इंटरफेरेंस को खत्म करके अपने देश की स्वतंत्रता को मजबूत किया। 2. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। जमीन सुधार। लैंडलॉर्ड से जमीन लेकर किसानों को दी गई, जिससे गांव में बराबरी बढ़ी। प्लान्ड इकोनॉमी। केंद्रित अर्थव्यवस्था शुरू हुई जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया गया। SHOSH अना का एंड फ्यूडल सिस्टम का अंत हुआ और वर्कर्स के लिए नए कानून बनाए गए। 3. सोशल सिग्निफिकेंस। शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार। लिटरेसी बढ़ाने के लिए बेसिक एजुकेशन पर फोकस हुआ। गांव में हेल्थ क्लिनिक्स खोले गए और बीमारियों के खिलाफ कैंपेन्स चलाए गए। महिला सशक्तिकरण। अरेंज मैरिज पर बंद, प्रॉपर्टी राइट्स देना और वर्कफोर्स में वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाना शुरू हुआ। राष्ट्रीय एकता। एक चाइनीज आइडेंटिटी को प्रमोट किया गया जिससे रीजनल और एथनिक डिवाइड कम हुआ। 4. इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स पर असर। कम्युनिस्ट जीत ने सोशलिस्ट ब्लॉक को मजबूत किया और एशिया में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को चैलेंज किया। प्रेरणा का स्रोत। इस रेवोल्यूशन ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई मूवमेंट्स को इंस्पायर किया कि किसान आधारित क्रांति सफल हो सकती है। राजनीतिक संबंधों में बदलाव। शुरू में वेस्टर्न पावर्स ने आइसोलेट किया, लेकिन चीन ने USSR से करीब संबंध बनाए और बाद में एक इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट शक्ति बन गया। कंक्लूजन। 1949 का चाइनीज रेवोल्यूशन मॉडर्न हिस्ट्री का एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन था। इसने चीन की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और समाज में बड़ी बदलाव लाए और कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स पर भी गहरा असर डाला। देश को एकजुट करके, स्वतंत्रता को मजबूत बनाकर और सोशलिस्ट विजन के साथ ये चीन को एक ग्लोबल पावर बनाने की नींव रख गया। इसका प्रभाव आज भी चाइनीज सोसाइटी और वर्ल्ड रिलेशंस में देखा जा सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. What was the impact of the Russo-Japanese War? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रूसो जापानीज वॉर 1904 to 1905 के कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स कवर करने हैं, जापान, रशिया दोनों के लिए और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए। इसमें तुरंत और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दोनों का जिक्र होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। रूसो जापानीज वॉर 1904 to 1905 रशिया और जापान के बीच एक बड़ी लड़ाई थी जो मेनली मंचूरिया और कोरिया के कंट्रोल के लिए हुई। ये पहली बार था जब एक एशियन पावर ने किसी यूरोपियन पावर को हराया।
इस जीत ने ईस्ट एशिया का बैलेंस ऑफ पावर बदल दिया, जापान और रशिया दोनों के पॉलिटिक्स को बदला और दुनिया भर में इसका असर हुआ। आइए हम इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल इम्पैक्ट। जापान के लिए जीत ने जापान को एक वर्ल्ड पावर बना दिया और उसकी प्रेस्टीज बढ़ा दी। मिलिट्री का रोल पॉलिटिक्स में ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जो आगे चलकर मिलिटरिज्म को बढ़ावा दिया। रशिया के लिए हार ने तसर की सरकार की कमजोरी दिखाई और गवर्नेंस और मिलिट्री की एफिशिएंसी पर सवाल उठाए। इस डिफीट ने 1905 के रशियन रेवोल्यूशन को ट्रिगर करने में बड़ा रोल प्ले किया। 2. इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जापान वॉर ने जापान के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट किया, वेपन्स, शिप्स और सप्लाईज की डिमांड बढ़ी। कोरिया और मंचूरिया के रिसोर्सेस और मार्केट्स पर कंट्रोल मिल गया। रशिया वॉर ने फाइनेंस को ड्रेन कर दिया और इकोनॉमी अनस्टेबल हो गई। फ्लीट रीबिल्ड करने और मिलिट्री रिफॉर्म पर ज्यादा खर्चा हुआ। 3. सोशल इम्पैक्ट। जापान में नेशनल प्राइड और यूनिटी बढ़ गई। ये बिलीफ स्ट्रॉन्ग हुआ कि जापान एशिया का लीडर बनने के लिए बना है, जो इंपीरियल एक्सपेंशन को फ्यूल करता है। रशिया में डिफीट से ह्यूमिलिएशन हुई, जिससे प्रोटेस्ट्स, स्ट्राइक्स और रिफॉर्म डिमांड्स बढ़ गई। जिंदगियां खोन और इकोनॉमिक हार्डशिप्स ने पब्लिक डिसैटिस्फैक्शन को और बढ़ाया। 4. इंटरनेशनल इम्पैक्ट। ग्लोबल पावर शिफ्ट। यूरोपियन डोमिनेंस एशिया में वीक हुई और जापान एक ग्रेट पावर बन गया। ये वॉर एशिया और अफ्रीका के नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बन गया कि एक नॉन वेस्टर्न कंट्री यूरोपियन एम्पायर को हरा सकती है। डिप्लोमैटिक चेंजेस। ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समथ 1905, जो यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने मीडिएट किया, ने जापान को कोरिया, पोर्ट आर्थर और सैकलन आइलैंड का सदर्न हिस्सा दिया। वॉर के बाद जापान और वेस्टर्न पावर्स, खासकर यूएसए, के रिलेशंस टेंस हो गए। कंक्लूजन। रूसो जापानीज वॉर मॉडर्न हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। इसने ईस्ट एशिया के पॉलिटिकल डायनामिक्स को बदला, रशिया के तसर को वीक किया और जापान को एक ग्लोबल पावर बनाया। इसका लेगेसी जापानीज इंपीरियलिज्म के राइज, एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म के स्प्रेड और आने वाले जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में देखा जा सकता है। ये भी प्रूफ था कि इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, यूनिटी और स्ट्रेटजी से ट्रेडिशनल पावर्स को हराया जा सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Analyze the significance of the Boxer Protocol. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बॉक्सर प्रोटोकॉल का बैकग्राउंड, उसके मेन प्रोविजंस और चीन पर उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट्स बताने हैं। साथ ही हमें इसका नेशनलिस्ट मूवमेंट्स और रिफॉर्म्स पर क्या इफेक्ट हुआ, उसका एनालिसिस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बॉक्सर प्रोटोकॉल, जो 7 सितंबर 1901 को साइन हुआ, एक शांति समझौता था जो किंग डायनेस्टी और 8 नेशन अलायंस के बीच हुआ। यह अलायंस बॉक्सर अपराइजिंग 1899 to 1901 को दबाने के लिए बनी थी। बॉक्सर लोग, जिन्हें राइचस एंड हार्मोनियस फिस्ट्स कहा जाता था, फॉरेन पावर्स और मिशनरीज को चीन से निकलना चाहते थे। प्रोटोकॉल ने कॉन्फ्लिक्ट खत्म किया, लेकिन चीन पर बहुत कठिन पॉलिटिकल, टेरिटोरियल और फाइनेंशियल कंडीशंस लगाई गई। इसने चीन को और ज्यादा सेमी कॉलोनियल बना दिया और उसके आगे के इतिहास पर गहरा असर डाला। मेन बॉडी। 1. बॉक्सर अपराइजिंग का बैकग्राउंड। अपराइजिंग का मेन रीजन था फॉरेन इंपीरियलिज्म और क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ गुस्सा। 1899 to 1901 के बीच बॉक्सर्स, किंग कोर्ट के कुछ हिस्सों के सपोर्ट से, फॉरेन लेगेशंस और चाइनीज क्रिश्चियंस पर हमले कर रहे थे। 8 नेशन अलायंस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, जापान, यूएसए, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी ने मिलिट्री इंटरवेंशन करके मूवमेंट को क्रश किया। 2. बॉक्सर प्रोटोकॉल के मेन प्रोविजंस। बड़ा इंडेमनिटी। चीन को 450 मिलियन टेल्स सिल्वर का मुआवजा देना पड़ा, जो 39 साल में 4% इंटरेस्ट के साथ चुकाना था। फॉरेन ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट। बीजिंग और सी रूट पर फॉरेन आर्मीज को स्टेशन करने का अधिकार मिला। ऑफिशियल्स की सजा। जो ऑफिशियल्स बॉक्सर्स को सपोर्ट कर रहे थे, उनको एग्जीक्यूट या डिसमिस किया गया। एंटी फॉरेन ग्रुप्स का बैन। सारे एंटी फॉरेन संगठन, इंक्लूडिंग बॉक्सर्स, बंद कर दिए गए। फोर्टिफिकेशंस का डिस्ट्रक्शन। डगू फोर्ट्स और अन्य सुरक्षा स्थलों को तोड़ दिया गया। 3. पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सॉवरेंटी का लॉस। चीन की राजनीतिक आज़ादी और कम हो गई, फॉरेन पावर्स ने इंटरनल सिक्योरिटी तक में दखल देना शुरू किया।
फाइनेंशियल प्रेशर, इंडेमनिटी ने किंग ट्रेजरी पर भारी बोझ डाला, जिसका असर आम लोगों पर टैक्स के रूप में पड़ा। मिलिट्री वीकनेस, फोर्ट्स के डिस्ट्रक्शन और मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस ने डिफेंस कैपेसिटी कम कर दी। फॉरेन कंट्रोल का वृद्धि, बीजिंग में फॉरेन ट्रूप्स रहना चीन की ऑटोनॉमी के गिरने का सिंबल बन गया। 4. नेशनलिज्म और रिफॉर्म पर प्रभाव, रिफॉर्म का कैटलिस्ट, इस ह्यूमिलिएशन के बाद लेट किंग रिफॉर्म्स 1901 to 1911 जैसे बदलाव शुरू हुए। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स का राइज, प्रोटिकल एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स का सिंबल बन गया, जिससे सुन यात सेन जैसे नेता प्रेरित हुए। किंग डायनेस्टी की कमजोरी, लोगों ने समझा कि किंग डायनेस्टी देश को बचा नहीं सकती, जिससे रेवोल्यूशनरी सोच बढ़ी। शिक्षा और संस्कृति में बदलाव, कुछ इंडेमनिटी पैसे, जैसे यूएसए ने, एजुकेशन के लिए वापस किए, जिससे सिंघवा यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान बने। कंक्लूजन, 1901 का बॉक्सर प्रोटोकॉल चाइना पर लगाए गए सबसे कठोर अनइक्वल ट्रीटीज में से एक था। इसने बॉक्सर अपराइजिंग को खत्म किया, लेकिन चीन की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बहुत कमजोर कर दिया। आयरॉनिकली, इसने नेशनलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट सोच को भी जगाया, जो 20वीं सदी के शुरू के बड़े बदलावों का बेस बनी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Discuss the role of the intellectuals in the modernization of Japan. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जापान के मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस में इंटेलेक्चुअल्स का क्या रोल था। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे उन्होंने वेस्टर्न आइडियाज अडॉप्ट किए, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाए, और कैसे उन्होंने ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को बैलेंस किया। आंसर, इंट्रोडक्शन, जापान का मॉडर्नाइजेशन, खासकर मेजी ईरा 1868 to 1912 के दौरान, एक ऐसा पीरियड था जब देश फ्यूडल सिस्टम से निकलकर एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेट बना। इस प्रोसेस में इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, स्कॉलर्स, रिफॉर्मर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने वेस्टर्न नॉलेज और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके रिफॉर्म्स को शेप किया, पब्लिक ओपिनियन बनाई, और सरकार को पॉलिसी डायरेक्शंस दी। जापानीज ट्रेडिशंस और वेस्टर्न फिलॉसफीज दोनों से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोशल लाइफ में बड़े चेंजेस लाए। मेन बॉडी 1. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। मेजी रेस्टोरेशन 1868 ने टोकुगावा शोगुनेट का अंत करके एम्परर को पावर दी, जिससे एक स्ट्रांग और मॉडर्न जापान बनाने की जरूरत महसूस हुई। इंटेलेक्चुअल्स ने वेस्टर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, लीगल सिस्टम्स और गवर्नेंस का स्टडी किया और उन्हें जापान के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया। फुकुजावा युकिची जैसे थिंकर्स ने बुनमे कैका, सिविलाइजेशन एंड एनलाइटनमेंट का आइडिया प्रमोट किया, जो वेस्टर्न लर्निंग को अडॉप्ट करने पर जोर देता था। 2. एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड नॉलेज ट्रांसफर। इंटेलेक्चुअल्स ने नेशन बिल्डिंग के लिए मॉडर्न एजुकेशन को बेस बनाने की सलाह दी। 1872 एजुकेशन ऑर्डर के थ्रू कंपल्सरी एजुकेशन शुरू हुई, जिसमें कन्फ्यूशन मोरल्स और मॉडर्न साइंस का कॉम्बिनेशन था। स्कॉलर्स विदेश जाके जर्मनी, ब्रिटेन, यूएसए से इंजीनियरिंग, मेडिसिन और एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज ले आए। 3. पॉलिटिकल एंड सोशल थॉट। फ्रीडम एंड पीपल्स राइट्स मूवमेंट, इतागाकी तेसुके जैसे लीडर्स के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और सिविल राइट्स के लिए लड़ी गई। इंटेलेक्चुअल्स में पॉलिटिकल डिबेट्स हुए, कुछ डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, कुछ स्ट्रॉन्ग इंपीरियल अथॉरिटी के अंडर मॉडर्नाइजेशन को प्रेफर करते थे। जॉन स्टुअर्ट मिल और रूसो जैसे वेस्टर्न थिंकर्स का जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन 1889 पर असर पड़ा। 4. इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इकोनॉमिस्ट्स और एडवाइजर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट की, वेस्टर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके। स्टेट ओन्ड मॉडल इंडस्ट्रीज को डेवलप करके बाद में प्राइवेट हैंड्स, जैबात्सु, को दिया गया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स के डेवलपमेंट में भी इंटेलेक्चुअल गाइडेंस का रोल रहा। 5. कल्चरल मॉडर्नाइजेशन एंड नेशनल आइडेंटिटी। इंटेलेक्चुअल्स ने वेस्टर्नाइजेशन के साथ जापानीज कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश की। नात्सुमी सोसेकी जैसे राइटर्स ने अपने नोवेल्स में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर किया। साइनो जापानीज और रूसो जापानीज वॉर्स के बाद नेशनलिज्म को प्रमोट करने में भी इंटेलेक्चुअल्स का योगदान रहा। कंक्लूजन, जापानीज इंटेलेक्चुअल्स मॉडर्नाइजेशन के सिर्फ विटनेस नहीं थे, बल्कि उसके एक्टिव ड्राइवर्स थे। उन्होंने अपने आइडियाज, राइटिंग्स और लीडरशिप से ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच बैलेंस बनाया।
वेस्टर्न इनोवेशंस को अडेप्ट करके और अपनी नेशनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके उन्होंने जापान को एक पावरफुल मॉडर्न स्टेट बनाने में मदद की। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।